नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वंदना कोर्स में। चलिए तो बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने आपको नेफ्रॉन की कार्यविधि और उसके कौन कौन से भाग होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, वो विस्तार से आपको बताया था। एक बार फिर से इन चीज़ों को जल्दी से देख लेते हैं कि नेफ्रॉन को हमने दो प्रकार से पढ़ा था। यहाँ पर एक थी आपकी नलिकाएं और एक थी आपका ग्लैमेरुलस या कोशिकागुच्छ या बोमेन संपुट। यहाँ पर जो नलिकाएं थी, इसमें आपका पीसीटी, डीसीटी और हेनरी लूप था। हेनरी लूप आपका एब्जॉर्प्शन करता है, अवशोषण करता है H2O और NaCl का। और जो आपका बोमेन संपुट होता है वो कार्य करता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, वो कार्य करता है, जिसमें केवल रुधिर कोशिकाएं तथा प्लाज्मा प्रोटीन नहीं फिल्टर हो पाती। उसके अलावा आपका जल, मिनरल्स, ग्लूकोज आदि आपके फिल्टर हो जाते हैं। ठीक है, हमने जीएफआर रेट के बारे में आपको बताया था कि 125 ml पर मिनट की दर से यह फिल्टर करता है, या 180 लीटर पर डे के हिसाब से यह फिल्टर करता है आपका बोमेन संपुट, जो आपका जीएफआर ग्लैमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट आपका था। चलिए तो बात करते हैं इससे आगे की क्लास के बारे में। तो बात करते हैं मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। तो जो मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया है वो कैसी होती है? केशिका गुच्छ या बोमेन संपुट में इसका निस्पंदन अर्थात फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद इसका समीपस्थ घुमावदार नलिका में इसका अवशोषण होता है, और अवशोषित की जो एक्स्ट्रा जो आपके ग्लूकोज, जो आपके अन्य पदार्थ थे जो अवशोषित कर लिए गए थे, उनका फिर श्रावण हो जाता है वापस। ठीक है, तो 3 स्टेप में ये आपका मूत्र का निर्माण होता है। केशिका गुच्छ में आपका निस्पंदन होता है, फिर आपका अवशोषण होता है, और फिर श्रावण होता है। चलिए तो देखते हैं, बात करते हैं अब यूरिन के बारे में। यूरिन के बारे में अमाउंट कितना होता है इसका? अमाउंट होता है आपका 1.5 लीटर पर डे। 1.5 लीटर पर डे के हिसाब से आपका यूरिन बाहर निकलता है। यदि पीएच की बात की जाए तो पीएच इसका होता है 6। कलर की बात किया है तो ये आपका येलो कलर का होता है। ठीक है, इसमें जो आपका कलर होता है वह किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण इसका कलर होता है। ठीक है, यूरोक्रोम के कारण इसका कलर होता है। और इसमें जो आपका यूरोक्रोम है वह हीमोग्लोबिन के अपघटन से बनता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, यूरोक्रोम का निर्माण होता है किसके अपघटन से? हीमोग्लोबिन के अपघटन से, या उसके अपघटन से यूरोक्रोम का निर्माण होता है। तो जो मूत्र में जो स्थित पदार्थ होते हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो इनको हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर एक तो आपके होते हैं सामान्य घटक जो सामान्यतः पाए जाते हैं और जो पाए जाने चाहिए, और एक होते हैं आपकी असामान्य घटक। जो आपके असामान्य घटक होते हैं इनको हम बीमारियों के संकेत भी कह सकते हैं। यदि आपके मूत्र में इनकी मात्रा पाई जाती है तो इसका संकेत बीमारियों की ओर होता है। सामान्य घटक में आपका मूत्र में जल की जो प्रतिशत मात्रा होती है 95% यहाँ पर आपका जल होता है। यूरिया की बात की जाए तो 2.6 यहाँ पर आपका यूरिया होता है। यूरिक एसिड होता है आपका, यूरिक एसिड आपका 0.05% इसकी यूरिक एसिड की यहाँ पर होती है। अन्य जो होते हैं आपके 2% वो सोडियम और आपके फास्फोरस आपके इनके क्लोराइड होते हैं 2% में। यदि हम असामान्य घटक की बात करें तो असामान्य घटक होते हैं आपके ग्लूकोज। आपके शरीर में जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है, यदि मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा बाहर आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी किडनी प्रॉपर कार्य नहीं कर रही है, क्योंकि ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए एक अनिवार्य घटक है। यदि यह मूत्र के साथ बाहर निकल रहा है तो एक बीमारी का संकेत है। उसके अलावा यदि हीमोग्लोबिन आपका बाहर निकल रहा है तो एक असामान्य घटक है। ठीक है, उसके अलावा आपका प्रोटीन यहाँ पर अगर यदि बाहर निकल रहा है तो ये भी एक बीमारियों का संकेत हो सकता है। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका होता है वो होता है कीटोन बॉडीज़। यहाँ पर क्या होता है? कीटोन बॉडीज़, ये भी बीमारियों का संकेत होता है। चलिए इसके बारे में हम विस्तार से समझा देते हैं कीटोन बॉडीज़ होती क्या है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति अनशन पर बैठता है तो सर्वप्रथम होता क्या है कि जब वो अनशन पर बैठता है तो उसके शरीर में मौजूद ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में टूटना शुरू हो जाता है, और वो शरीर को एनर्जी प्रदान करना शुरू कर देता है, जिससे वह 1 दिन 2 दिन या 1 सप्ताह तक अपना काम आसानी से चला लेता है। उसके बाद जो आपकी वसा
और प्रोटीन होती है वो टूटनी शुरू हो जाती है। यदि शरीर में वसा और प्रोटीन टूटनी शुरू हो जाए और शरीर उसका इस्तेमाल करना शुरू हो जाए तो आपके मूत्र में कीटोन बॉडीज आनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपके शरीर का ग्लाइकोजन खत्म हो चुका है। अब शरीर आपके अंदर की प्रोटीन और वसा को तोड़कर उसकी पूर्ति कर रहा है। इसके बाद मानव का यदि अनशन उसका अधिक और बढ़ता है, वह और उपवास करता है या किसी भी कारण से भूखा रहता है, उसके मूत्र में यदि कीटोन बॉडीज आ रही हैं तो इसका मतलब वह कुछ ही समय का मेहमान है, वो मरने की कगार पर होता है। जब अनशन पर कोई व्यक्ति बैठता है तो उसके मूत्र की जांच की जाती है, उसमें यदि कीटोन बॉडीज मिलते हैं तो इसका मतलब है कि उसके अंदर ग्लूकोज की कमी को दर्शाते हैं। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका ग्लूकोज खत्म हो चुका है, उस व्यक्ति ने खाना नहीं खाया है और उसके अंदर की अब जो प्रोटीन और वसा है वो टूट टूट कर बाहर आ रही है। ठीक है, यानी उसके शरीर ने अब प्रोटीन और वसा को अपने खाने के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिससे कीटोन बॉडीज़ आपके मूत्र में आना शुरू हो जाती हैं। तो कीटोन बॉडीज़ आपके इंडिकेटर किस चीज़ का, एक ग्लूकोज की कमी को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर याद रखना, कीटोन बॉडीज़ के बारे में पूछा जाता है अनशन के दौरान, या ग्लूकोज की कमी को दर्शाते हैं कौन, कीटोन बॉडीज़। तो ये मूत्र में आना एक असामान्य घटक है और बीमारियों की ओर संकेत करते हैं। इसके अलावा शरीर में किडनी के अलावा शरीर में और भी आपकी उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत और भी आपके ऑर्गन्स आते हैं, जिनमें आपकी त्वचा होती है। त्वचा के अंदर श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिनसे रुधिर से पानी, यूरिया तथा अन्य लवण बाहर निकलते रहते हैं। तो त्वचा भी एक उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आपकी आने वाला एक अंग है। उसके अलावा यकृत होता है, ये महत्वपूर्ण है। यकृत अमीनो अम्ल को यूरिया में बदलता है। याद रखिएगा, यूरिया में जो बदलने का कार्य है, यूरिया का जो निर्माण हो रहा है वो अमीनो अम्ल से हो रहा है। अब इस कार्य को करने का कौन सा अंग है, तो यकृत करता है। तो हम आपको पता है कि प्रोटीन टूटने पर अमीनो अम्ल बनते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यदि शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है तो मूत्र में यूरिया की मात्रा भी बढ़ जाती है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा कि किस अंग का कार्य अमीनो अम्ल को यूरिया में बदलना है, तो ये आपका यकृत का, या कह सकते हैं कि आपका अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य क्या इसका है, आपका यकृत का होता है। ये भी एक आपका उत्सर्जन तंत्र की तरह कार्य करता है। इसके अलावा आपका फेफड़े होते हैं। फेफड़े जो हैं वो फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है, तो ये भी उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत ही आते हैं आपके फेफड़े भी। उसके अलावा आंत होती है। आंतों में क्या है, आंतों की जो एपिथीलियम कोशिकाएं होती हैं वो लवण को मल के साथ बाहर निकाल देती हैं। तो कहीं ना कहीं आंतें भी आपकी उत्सर्जन का कार्य करती हैं। रोग के बारे में बात करते हैं। तो यदि आपके किडनी पूरी तरीके से कार्य नहीं करती तो उसके आपके दो तरीके हो सकते हैं, क्या तो आप किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया जाए या उसका आपको डायलिसिस करवा लिया जाए। तो जब वृक्क आपकी या किडनी पूरी तरीके से कार्य नहीं करती है तो आपके शरीर में अवांछनीय पदार्थ शरीर में क्या होते हैं, जमने लगते हैं, जिससे यूरेमिया की स्थिति बनती है। और यूरेमिया क्या है, विषाक्तता की स्थिति। इसमें आपके विषाक्त पदार्थ शरीर में जमने लगते हैं, ब्लड के अंदर उनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ने लगती है। उस स्थिति को यूरेमिया कहा जाता है। तो विषाक्तता की स्थिति को क्या बोलते हैं, यूरेमिया कहा जाता है। उसके अलावा यदि आपकी किडनी पूरी तरीके से कार्य नहीं कर रही है तो आपकी एक विधि है जिसको बोलते हैं अपोहन या डायलिसिस। इसके अंतर्गत मानव के रक्त को शरीर से बाहर नलिकाओं के द्वारा निकाल करके और आपके एक द्रव में से गुजार करके उसके अंदर के जितने भी अवांछनीय पदार्थ होते हैं वो बाहर निकाले जाते हैं। यह रक्त को शुद्ध करने की कैसे एक कृत्रिम विधि होती है। इसमें विसरण द्वारा अवांछनीय पदार्थ बाहर निकाल लिए जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से समझा गया है। ये मानव का हाथ है, यहाँ से एक नलिका जोड़ दी गई है इसके द्वारा, और यहाँ पर आपका डायलाइजर है, इसमें फिल्टर है, इसमें द्रव भरा होता है। ठीक है, जिसमें से एक अर्ध पारगर्भ में झिल्ली लगी होती है। ठीक है, उसके अंदर होता क्या है कि जितने भी आपके अवांछनीय पदार्थ होते हैं वो अर्ध पारगर्भ में झिल्ली से विसरण के द्वारा बाहर आ जाता है, और जो आपका शुद्ध रक्त होता है वो मानव शरीर में भेज दिया जाता है। तो डायलिसिस से आप कृत्रिम विधि से क्या
डायलिसिस के द्वारा कृत्रिम विधि से रक्त को शुद्ध किया जाता है। और किस विधि के आपका इसमें विसरण द्वारा रक्त शुद्ध होता है। किस विधि के विसरण द्वारा। एक झिल्ली होती है अर्धपारगम्य झिल्ली, इसके अंतर्गत होती है। अब बात करते हैं पादप में उत्सर्जन। अब तक हमने जो पढ़ा वो था मानव में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। अब देखते हैं कि पादप में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। तो जो पादप होते हैं उनमें मुख्यतः कोई उत्सर्जी अंग नहीं होते, जिस प्रकार से मानव में होते हैं त्वचा, फेफड़े, किडनी, आंतें। इस प्रकार से जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार के कोई उत्सर्जी अंग नहीं होते। जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो पेड़ों के या पेड़ पौधों के विभिन्न भागों में सूखी अवस्था में ही पाए जाते हैं। तो ये जो आपके उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो विभिन्न भागों में एकत्रित हो जाते हैं और वहीं पर सूख जाते हैं। तो ये जो आपके उत्सर्जी पदार्थ होते हैं इनको हम दो तरीके से या दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक है आपका ऑर्गेनिक या कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं आपके, और एक है आपके इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, ऑर्गेनिक में कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। ये होते हैं आपके एल्केलॉइड्स, ये होते हैं आपके एल्केलॉइड्स या नाइट्रोजन युक्त पदार्थ ये होते हैं, इनको बोलते हैं एल्कोहल। जैसे कि आपका क्यूनिन, क्यूनिन जो है आपका सिनकोना से निकाला जाता है। जैसे आपका होता है निकोटीन, निकोटीन आपका तंबाकू से बाहर निकाला जाता है। कैफीन आपका कॉफ़ी में पाया जाता है। मार्फिन होता है आपका पोस्ता में। ये सभी आपके एल्केलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। उसके अलावा आपका एट्रोपिन होता है क्योंकि आपका एट्रोपा बेलाडोना नाम के पौधे से बाहर निकाला जाता है। उसके अलावा आपका टैनिन होता है जो कच्चे फलों और चाय की पत्तियों में भी पाया जाता है, टैनिन नाम का एक एल्केलॉइड्स। उसके अलावा लेटेक्स होता है जो रबर में पाया जाता है। उसके अलावा आपका रेजिन होता है जो जिससे आपके तारपीन के तेल बनता है, वो आपका चीड़ में पाया जाता है। एक रेजिन और होता है, इसको बोलते हैं हींग, जो कि आपका फेरुला एसिकोटिडा नाम के एक पेड़ होता है, उसकी जड़ों से बाहर निकाल लिया जाता है। तो हींग है एक प्रकार है क्या आपका रेजिन। जो रेजिन होते हैं वो आपके जाइलम में संचित रहते हैं। गोंद भी एक प्रकार का आपका क्या होता है, आपका रेजिन ही होता है, जो सेल्यूलोज के अपघटन से बनता है। सेल्यूलोज के अपघटन से बनता है आपका, और ये जाइलम में संचित रहते हैं। महत्वपूर्ण है कि गोंद या रेजिन पाए जाते हैं कहाँ पर, ये जाइलम में संचित रहते हैं। उसके अलावा आपके इनऑर्गेनिक आपके उत्सर्जी पदार्थ होते हैं पेड़ पौधों के द्वारा, जिनमें आपके कार्बनिक अम्ल मुख्यतः होते हैं, जिनमें आपका टारेट्रिक जो कि आपका इमली में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल जो कि नींबू में पाया जाता है, आपका मैलिक अम्ल है आपका जो कि सेब में पाया जाता है। उसके अलावा आपका ऑक्जेलिक अम्ल है। तो ये सब आपके कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पेड़ पौधों के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। तो यहाँ पे से आपका उत्सर्जन पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपकी क्लास में